Hello friends, today we are discussing some numericals from the standard book and from S.C. Verma book. ठीक है. सो और हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो जो हमने कॉन्सेप्ट जिसकी थ्योरी कर रखी है उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ पर करेंगे. ठीक है. So first numerical is that four particles each having a charge q are placed on the four vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a and find the electric field at the center of a pentagon. ठीक है. So first draw a pentagon. Okay. Sorry. ठीक है. ये आपका पेंटागन हो गया. ठीक है. सो इसमें लिखा क्या है कि फोर पार्टिकल्स हैं. ठीक है. मतलब फोर चार्ज पार्टिकल हैं जो उसमें जिनका चार्ज क्यू है उनको फोर वर्टिसेस पे रखा जाता है. तो रेगुलर पेंटागन में पांच वर्टिसेस होती हैं. ठीक है. तो हम रख देते हैं एक दो तीन और चार. किन्हीं भी चार पॉइंट पर आप रख सकते हो. ठीक है. अब आपसे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज ए. यानी कि अगर हम सेंटर यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ से सबका डिस्टेंस जो है वो ए दिया हुआ है. ठीक है. ठीक है. तो ये डिस्टेंस आपको जो है वो ए गिवन है. ठीक है. सो ठीक है. अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि सेंटर में पेंटागन के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दीजिए. ठीक है. तो हमने एक बात जो है हमने कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको बताया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्टडी करी थी कि अगर कोई भी ठीक है, अगर किसी भी जैसे हमारे पास कोई भी डायग्राम दिया हुआ है या कोई भी फिगर है हमारे पास में या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हमें सिमेट्रिक चार्जेस रखे हुए हैं. ठीक है. तो उसके लिए हम सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी भी रेगुलर बॉडी के अराउंड अगर सभी चार्जेस सेम रहते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो रहता है. जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके बीच अगर सेम चार्जेस अगर हम रखते हैं वर्टिसेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो. सेम रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर स्क्वायर, सबके केस में यही होगा. ठीक है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया मान लेते हैं. ठीक है. तो अब हम अगर हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज. हाँ. ठीक है. अब यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया मान लेते हैं. ठीक है. अब प्लस क्यू चार्ज रखने में प्रॉब्लम ये है कि टोटल चार्ज तो हमारे पास चार दिया था तो हम एक एक्स्ट्रा चार्ज अपनी मर्जी से नहीं ले सकते ना, क्योंकि फिर टोटल चार्ज सिस्टम का प्लस फाइव क्यू हो जाएगा. ठीक है. तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर टोटल चार्ज जीरो है ना, तो हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज रखे हुए हैं. अब इन दोनों का टोटल सम तो जो हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा. ठीक है ना. ठीक है. तो अब आपको पता है कि इस वाले चार्ज की वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा सेंटर पर. ठीक है. ठीक है. कैसे होगा आप देख भी सकते हो इसमें कि इसमें होगा क्या एक्चुअली ना, कि दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट होगा उसका रिजल्टेंट थर्ड की वजह से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर टोटल प्लस क्यू फाइव प्लस जितने भी प्लस फाइव चार्जेस थे उनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया. सिर्फ बचा किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से. ठीक है. तो माइनस क्यू की वजह से अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है. एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में ये हुआ कि जैसे ये था हमारे पास डायग्राम. ठीक है. तो अब यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू और प्लस क्यू हो गया. ठीक है. तो इन सब की वजह से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जीरो हो गया. ठीक है. अब आपके पास बचा क्या, आप ऐसा कर लो इस डायग्राम को दो पार्ट में बना के देख लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. चलो. ठीक है. अब ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली इक्वलेट है. ठीक है. मतलब इक्विवेलेंट डायग्राम है. ठीक है ना. ठीक है. ठीक है. अगर आप इसको इसी के ऊपर रख दोगे तो सेम बन जाएगा. ठीक है ना. तो अब इसमें हो गया क्या कि जो ये माइनस क्यू चार अब इसकी वजह से तो नेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. ये समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा आपको करना नहीं है हर बार. ठीक है. तो बचा कितना यहाँ पर सिर्फ माइनस क्यू चार्ज. माइनस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितनी है,
सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको ए दे रखी है, तो बस आपके पास में एक चार्ज पार्टिकल की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज टुवार्ड द नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसमें ये टुवार्ड द कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको मैंने अभी बताया, वो कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए वैलिड है। मतलब कि जैसे कि अगर मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, भाई हाँ इसमें पेंटागन था ऑलरेडी ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, जैसे जैसे ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जैसे मान ले, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, और यहाँ भी क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, तो इसके भी सेंटर पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में दोनों का कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या अब आप ट्राइंगल लेके देख लो। ठीक है, ट्राइंगल लेके देख लेते हैं, रुको। जैसे ये आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, वेट, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी यही होगा, ठीक है ना, कि जैसे कि अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मान लो, हाँ इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, है ना, और इसकी इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, इसको मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, रुको। ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट है, देखो, एक सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये वन है, ये चार्ज टू है, ये थ्री है, तो इधर से ई वन आया, इधर से ई टू आया। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो इसको आप बोल दोगे ई थ्री। और इसका क्यू थ्री चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा ई थ्री। तो देखो जैसा मैंने बोला था सेम वैसा ही हो रहा है ना, वन और टू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अबव है, मतलब वन और टू की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अपर डायरेक्शन में है, और क्यू की वजह से लोअर डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, इवन ये क्यू वगैरह के लिए भी ट्रू होता है। ठीक है, चलो, सो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज दिस, ठीक है, सुटेबल एसआई यूनिट फॉर ए, राइट ए सुटेबल एसआई यूनिट ऑफ ए। एंड इसके बाद क्या दिया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इन द रीजन अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। इवन आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं गया, बट फिर भी इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वो होता है ई इक्वल में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जो होता है हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। जो जनरल रिलेशन है वो ये रिलेशन है, ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जे के कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, जो जनरल रिलेशन है वो ये होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये सिंपल इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो ई दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, ए बाई एक्स क्यूब इंटू आई कैप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और आपसे बोला पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो। पोटेंशियल के लिए आप लिखोगे, हाँ, अब ठीक है, ये जगह ज्यादा होगी। ठीक है, और अब आपके पास में क्या होगा, हाँ ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन इक्वल में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ये था, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल, यानी कि डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स।
और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा v, ठीक है, और माइनस ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, a अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा और a आ गया, ठीक है। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -2, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -2, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बचे a अपॉन 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो आपका जो हो जाएगा ये वोल्ट इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो जो है हम उसमें करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। और ए की जो एसआई यूनिट है वो आप डायमेंशन के बेसिस पे निकाल सकते हो, क्योंकि ई की जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है ना। इक्वल में क्या होता है, फोर्स इक्वल में क्यू ई होता है ना, तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई होगा, ई इक्वल में फोर्स अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, और एक्स क्यूब को आपको पता है मीटर क्यूब हो गया, तो वहां से ए के लिए डायमेंशन निकल जाएगी, ठीक है। सिंपल है ये, ठीक है। इसमें ये इन्फिनिटी का क्या मतलब है, ये वाली लाइन क्यों लिखी हुई है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है। तो अभी के लिए हम ज्यादा नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि थ्री चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये हो गया आपके पास -q, और ये हो गया आपके पास में 2q, और ये हो गया -q। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट तो बनता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या आपने जो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, आपने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो उसको अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो आप क्या बोल देते थे कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, q इंटू डी आ जाएगा, ठीक है ना। यही पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि अगर इसमें शो करना चाहोगे तो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो सिंपल है, उसी तरह से कर देते हैं, पर अब यहाँ पर हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि एक तरफ तो है -q चार्ज, ठीक है, और एक तरफ है +2q और -q, तो ये बनता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं, हम पिछली बार की तरह क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक +q चार्ज और यहाँ पर एक +q चार्ज मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, 2q को q और q में ब्रेक कर लिया, तो टोटल चार्ज 2q ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो एक डाइपोल मोमेंट तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा आपका, एक सेकंड, कलर कलर चेंज करते हैं इसमें ना। ये देखो इस तरह से, ठीक है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया और ये इधर एक नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो एक डायरेक्शन जो हो गई वो नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ हो गई, तो इसको हम बोल देते हैं ये P होगा ऑब्वियसली। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D दिया हुआ है, ये सी वर्मा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायपोल डिस्टेंस अब D दे रखा है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये है ना, जब डिस्टेंस दी दे रखा है, चार्जेस सेम दे रखे हैं, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज -q और d दे रखा है दोनों के लिए, तो डाइपोल मोमेंट दोनों का सेम रहेगा, p और p, ठीक है। तो ये हमने डाइपोल मोमेंट की, अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन दिखानी है हमने, तो एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हमने ये दिखा दी, और एक डाइपोल मोमेंट बनेगा आपका ये p वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल देख लो, आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, ये कितना डिग्री डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अब बस आपको इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो इसमें लिख देना और ये आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो P हम लिखते हैं रिजल्टेंट, मान लो तो कितना होता है ये होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा होता है। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का एंगल तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2P स्क्वायर। ठीक है, और कॉस है 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये √3P आ जाएगा। ठीक है, तो P आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। अभी ये मैंने बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम जो है टफ प्रॉब्लम्स भी कुछ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट टू एट पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। ये भी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी चार्ज पार्टिकल की, वो 10 जो है जूल से डिक्रीज हो रही है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो एक पॉइंट का 100 दिया हुआ है और दूसरे का 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो एक चीज पढ़ी है ना, कि जैसे हमने इसमें पढ़ा था, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है V इक्वल में W/Q। तो वर्डन कितना होता है, वर्डन होता है V/Q। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डेल्टा V होता है, तो dV इक्वल में dW/Q होता है। ठीक है ना, तो ये डेल्टा V कर दो इसको। ठीक है, तो W इक्वल में Q इंटू डेल्टा V हो गया। ठीक है, तो अब इसमें वर्डन देखो कितना होगा, डेल्टा V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाएगा 100 × Q। ठीक है, ठीक है, और आप, ठीक है, अब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में एक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो आपने पढ़ी होगी, यानी कि चेंज इन वर्डन जो है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्डन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि वर्डन इक्वल में होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो थी, ठीक है, पहले, और जब फाइनल पॉइंट पर वो पहुंची तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से डिक्रीज हो गई, तो चेंजिंग, तो ये तो 10 हो गया, और ये कितना है 100 Q। ठीक है, तो ये Q जो आ जाएगा वो आपके पास में Q.1 आ जाएगा। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एसी वर्मा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, इसमें बोला है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स, तो हमें जो है फोर्स को, ठीक है, 1/r², 1/r² के साथ में जो है वो दिखाना है कि कितना उसका वेरिएशन आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फोर्स का वेरिएशन हमें हमें पता है, कूलम्बिक जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2/r² होती है वैल्यू। ठीक है ना, तो यानी कि फोर्स तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, तो ये ये ऐसा हो गया कि अगर हम फोर्स कहाँ पर आपका जनरली ये एक्स और ये वाई होता है ना, तो ये हो गया वाई। ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो कैसा ग्राफ आता है इसका, वाई इक्वल में mx, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यानी कि फोर्स और 1/r² का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास में। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें दे रखा है कि r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर होगा क्या, F इक्वल में क्या आ जाएगा, F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 एंड Q2 के, तो ये 2, अभी हम माइक्रोकूलम इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहोगे तो y इक्वल में mx है ना, तो स्लोप जो बनेगी वो 2 बनेगी। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो हमने अभी कैलकुलेशन करी है फर्स्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए मान लो F1, इसको हम दिखा देते हैं F1, और ये अट्रैक्ट है ना, और ये रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है ना, तो फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा,
तो 1/r² पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, फोर्स जो होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप F2 कैलकुलेट करोगे तो उसमें क्या है, Q1 Q2 आएगा, 2 इंटू -3 आएगा, यानी कि 6/r² आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इसमें जो y इक्वल में mx बनेगा, उसकी जो स्लोप होगी वो पहले वाले से ज्यादा होगी। अगर आप इसको m2 बोलते हो और इसको m1x बोलते हो, तो m2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा m1 के, ठीक है। m2 ग्रेटर देन m1, बिकॉज क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, 2/r² और यहाँ 6/r², ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसकी जो स्लोप है वो पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा दिखाओगे आप। मतलब अगर आप यहाँ पर ये थीटा दिखा रहे हो, यहाँ पर अब थीटा 1 तो यहाँ थीटा 2, तो ये हो जाएगा थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, फोर्स जो होगा वो एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि Q1 Q2/r² है ना, तो दोनों चार्जेज होंगे वो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पर दिखाया है, इसको फोर्स नेगेटिव होना चाहिए ना, तो इस तरफ जो है आपका -F बनेगा, ठीक है। तो 1/r² पॉजिटिव, F जो है वो नेगेटिव, ठीक है। सो राइट, तो ये आपका जो है बेसिक। अच्छा, ध्यान रखना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1r, ऐसा होता है अगर, अगर मान लो ये होता है F इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, F इक्वल्स टू 1/r² तो होता ही है। अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो, है ना, अगर मान लो इधर r² देता और इधर F देता, तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो उसके इसमें डिस्कशन अलग होता है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने बोल दिया है कि आपको जो ग्राफ बनाना है F वर्सेस 1/r² का बनाना है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y इक्वल में mx, ठीक है। सो ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, रुको रुको, एक और प्रॉब्लम है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है 5 charges each of plus q coulomb are placed on the 5 vertices of a regular hexagon of side and find the force on a -q coulomb at the center of the hexagon। तो ये तो काफी आसान है, क्योंकि ये हमने करा हुआ है ऑलरेडी, है ना। अभी हमने डिस्कशन कर रहे थे ना, जिसमें हम सेम ये वही प्रॉब्लम है, ये हेक्सागन, ठीक है। बोला क्या गया है कि +q+q+q+q+q। हेक्सागन में 5 जो चार्जेस हैं वो हमने रख दिए, देखो 5 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। 5 5 पॉइंट चार्जेस 5 वर्टिसेस पे जो है वो रख दिए गए हैं, और आपसे बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज -q कूलम एट द सेंटर। अब ये सेंटर है, इस पे आपको -q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि फोर्स निकालना है आपको कितना होगा, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं हमें करना है, इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है बस, कि जब सभी चार्जेस इक्वल होंगे तो सेंटर पर जो फोर्स है वो जीरो होगा, ठीक है। हमें ये बात पता है, तो हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ +q चार्ज और -q चार्ज रख देते हैं, दो चार्जेस। अगर आप यहाँ दो चार्ज रख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। +q और -q जीरो, पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप बताओ कि इस +q+q+q+q और इस +q और +q, सभी +q की वजह से तो जीरो हो जाएगा चार्ज, बचेगा किसका किसका? ठीक है, मैं इसका डायग्राम दो, ++q की वजह से जीरो हो जाएगा, जहां पर मैंने टिक लगाया है, सिर्फ बचेगा -q और सेंटर में रह जाएगा एक और -q जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो सेपरेशन है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हेक्सागन की साइड जो है L दे रखी है ना, तो इसमें देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, इसमें कि इसमें जो साइड है वो आपकी सेम बनती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक तरह से ना पैरेललोग्राम बन जाता है ये इस तरह से, ठीक है। तो अब इसकी साइड अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये मैंने दिखा दिया किस तरह से एल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाता है ये, ठीक है। तो बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फोर्स लिखना है, तो फोर्स इन दोनों के बीच का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2/r², यानी कि KQ²/L², तो हो गया, सिंपल था ना, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, F = KQ²/R², ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक चार्ज जो है वो +q चार्ज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर,
ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर इंटरफेस दिया है ए, और इसके a/2 डिस्टेंस पर एक जो है हमने चार्ज रख दिया हुआ है, कोई भी चार्ज। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको एक बताया था पहले भी, तो ठीक है, ये कुछ उसी तरह का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो जो नीचे वाली साइड दे रखी है ना आपको, ये जो नीचे वाली साइड दे रखी है, ये जो नीचे वाली साइड दे रखी है वो बेसिकली आपको एक ए ए ए सब कुछ ए दे रखा है इसका, और इसके सेंटर पर कहीं पर इसके a/2 दिया हुआ है। ठीक है, a/2। तो आपको पता है कि आपको फ्लक्स अगर निकालना है तो एक क्लोज सरफेस बना देनी चाहिए हमें ना, क्लोज सरफेस बना देते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने ये जो स्क्वायर है ना, जैसे a/2 डिस्टेंस पर है ना, तो यानी कि ये इसको हमें सेंटर पर बनाना होता है ताकि हम पूरे क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स लिख पाए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इसी तरह के स्क्वायर जो हैं वो मिला करके इस चार्ज को जो है वो सेंटर पर बना दिया। ठीक है, तो अब ये चार्ज जो है ये इस क्यूब के सेंटर पर आ गया। ठीक है ना। ठीक है, और जो स्क्वायर आपको गिवन था, ये स्क्वायर अब कैसा वर्क करेगा, ये स्क्वायर जो है आपका एक फेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो स्क्वायर है ये एक फेस की तरह वर्क करेगा, जो आपको पहले से दिया हुआ था, यानी कि ये जो है वो एक फेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब आपको टोटल की वजह से तो निकालना नहीं था, आपको एक फेस की वजह से चाहिए था ना। ठीक है, देखो हमारा एम होता है कि इसको कैसे भी सेंटर पर ला पाए। ठीक है, तो फ्लक्स अगर हम टोटल की वजह से लिखते हैं तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कैपिटल क्यू दिया हुआ है तो इसको आप कैपिटल क्यू कर लो। ठीक है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, पर ये टोटल क्यूब की वजह से है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें हमारे केस में तो सिर्फ एक ही स्क्वायर था ना, तो हमें एक स्क्वायर की वजह से चाहिए। तो कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हमारा जो है टोटल अगर हम निकालेंगे क्यूब की वजह से, तो वो तो फिर 5 और 5 5 5 5 मिला करके 6 हो जाएगा, बट हमें एक की वजह से चाहिए, तो उसको हमने Q/6 एप्सिलॉन नॉट कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो ऑल राइट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो है इसको देखिए ध्यान से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज्यादा, बिकॉज थ्योरी तो हम कर ही लेते हैं कैसे भी करके। ठीक है, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, बट प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड बुक्स के और वैसे भी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।